नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। ग्रीन ग्रोथ वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा, ग्रीन एनर्जी में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन दोस्त में शामिल एनडीआरएफ की टीम से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने टीम की जमकर की तारीफ। योगी सरकार ने पेश किया 6.90 लाख करोड़ का बजट। बजट में युवा, महिलाओं और किसानों का रखा गया है खास ख्याल। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर तोड़ा टीम इंडिया का सपना। टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत को 5 रन से हराकर फाइनल में किया प्रवेश। और अब खबरें विस्तार से। ग्रीन ग्रोथ पर बजट के बाद पहला वेबिनार। पीएम मोदी ने कहा, ग्रीन एनर्जी में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। हरित विकास पर बजट के बाद के पहले वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से भारत में जितने बजट आए हैं उनमें एक पैटर्न रहा है। पैटर्न ये है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही नए युग के सुधार को आगे बढ़ाता रहा है। ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना। तीसरा, देश के अंदर गैस पर आधारित इकोनॉमी की तरह तेज गति से आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक लीड प्लेयर के तौर पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन दोस्त में शामिल एनडीआरएफ की टीम से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने टीम की जमकर की तारीफ। तुर्की सीरिया में आई भीषण भूकंप आपदा में 12 दिन के राहत बचाव कार्य के बाद स्वदेश लौटे एनडीआरएफ एवं अन्य बचाव दलों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उनके काम की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत ने न केवल आत्मनिर्भर बल्कि निस्वार्थ देश के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत की है। बचाव कर्मियों ने मानवता की बहुत बड़ी सेवा की है और भारत को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री ने बचाव कर्मियों से मिलकर उनके अनुभव साझा किए और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राहत एवं बचाव टीम के रूप में अपनी पहचान मजबूत बनाने के लिए भी प्रेरित किया और कहा कि कहीं भी संकट होने पर भारत हमेशा सबसे पहले मदद के लिए आगे आने को तैयार है। भारत और सिंगापुर ने तेज और आसान लेन देन की सुविधा प्रदान करने के लिए साझा डिजिटल भुगतान प्रणाली का किया शुभारंभ। भारत और सिंगापुर ने एक संयुक्त डिजिटल भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह प्रणाली दोनों देशों के नागरिकों को तीव्र और आसान गति से सीमा पार लेन देन करने की सुविधा प्रदान करेगी। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ ने इन लेन देनों को सुगम बनाने के लिए एक समझौता किया है। इस सुविधा का संयुक्त शुभारंभ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने किया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह प्रणाली कम खर्च में तेज और सुविधाजनक पैसे भेजने की सुविधा देगी। इस प्रणाली से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सुविधा को अन्य लोगों के अलावा पेशेवर और विद्यार्थियों के लिए लाभकारी बताया। योगी सरकार ने पेश किया 6.90 लाख करोड़ का बजट। बजट में युवा, महिलाओं और किसानों का रखा गया है खास ख्याल। योगी सरकार में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वर्ष 2023-24 के लिए 7वां बजट पेश किया। इस बजट के जरिए राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और आत्मनिर्भरता की मजबूत आधारशिला रखने की कोशिश की है। यूपी के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट है। 6,90,242 करोड़ रुपए का यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 75,000 करोड़ ज्यादा है।
इस बजट में गांव ग्रामीण, किसानों को मुफ्त बिजली व महिला कल्याण के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं और विकास के हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रस्तुत नए उत्तर प्रदेश का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। यह बजट प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला है। योगी सरकार के 7वें बजट में क्या क्या रही खास घोषणाएं, देखिए यूपी की बजट रिपोर्ट में। प्रदेश की छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन के लिए 3,600 करोड़ रुपए देने का प्रावधान। निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक राजस्व मंडल में निर्माण कार्य हेतु 113 करोड़ रुपए प्रस्तावित। अधिकतम 2 नवजात शिशुओं के पौष्टिक आहार हेतु लड़का पैदा होने पर एक मुश्त रुपए 20,000 तथा लड़की पैदा होने की स्थिति में रुपए 25,000 बतौर सावधि जमा, जो 18 वर्ष के बाद होगा भुगतान। जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को 50,000 बतौर सावधि जमा, जो 18 वर्ष के लिए होगा। बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत 2,000 बच्चों को योजना से आच्छादित कर लाभ दिया जा रहा है। अन्नपूर्ति योजना हेतु 21,791 करोड़ 25 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित। समग्र शिक्षा अभियान हेतु 20,255 करोड़ रुपए प्रस्तावित। कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाने हेतु 350 करोड़ रुपए प्रस्तावित। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी की मंथली रिपोर्ट, कहा बजट से मिलेगी विकास को रफ्तार, महंगाई में आएगी कमी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अपनी मंथली रिपोर्ट में कहा है कि महंगाई में गिरावट का ट्रेंड नजर आ रहा है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने जनवरी 2023 के लिए मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और विश्व बैंक ने अनुमान जताया है कि 2023 में भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला अर्थव्यवस्था होगा। प्रोजेक्ट चीता के तहत श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क पहुंचे 12 नए चीते। कूनो में अब चीतों की कुल संख्या हुई 20। भारत सरकार ने बीते 7 दशक से विलुप्त चीतों को पुनः बसाने की योजना प्रोजेक्ट चीता पर निरंतर कदम बढ़ा रहा है। भारतीय वायुसेना के विमान से दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अलग अलग बेड़ों में छोड़ा गया। इसके साथ ही कूनो नेशनल पार्क में कुल चीतों की संख्या 20 हो गई है। ट्विटर के बाद अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ब्लू टिक लेने के लिए देने होंगे पैसे। लगभग $12 यानी 1,000 रुपए होगी ब्लू टिक की मंथली फीस। ट्विटर की पेड ब्लू टिक सर्विस की चर्चाएं खूब हो रही थीं। अब मेटा भी इसमें शामिल होने के लिए आ गई है। दरअसल फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने यूजर्स के लिए न्यू पेड ब्लू टिक वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। इस सर्विस को मेटा वेरिफिकेशन नाम दिया गया है। सर्विस को इस सप्ताह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शुरू कर दिया जाएगा। कहा गया है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए पेश की गई ये पेड सर्विस फेक अकाउंट से लोगों को प्रोटेक्ट भी करेगी। देखते हैं अब क्या कुछ हुआ खास साइंस की दुनिया में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपने मिसाइल कार्यक्रम को जारी रखते हुए चांदीपुर में स्वदेशी ज्ञान कौशल से निर्मित इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल ITCM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत के चंद्र अभियान को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रयान 3 का विद्युत चुंबकीय व्यवधान और योग्यता संबंधी सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतरिक्ष के वातावरण में उपग्रह की प्रणालियां संभावित विद्युत चुंबकीय स्तरों के साथ मिलकर समुचित तरीके से काम करें। दुनिया के 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की 19 आकाशगंगाओं के गूढ़ रहस्य का पर्दाफाश किया है। यह खोज आकाशगंगाओं की उत्पत्ति व युवा तारों का प्रभाव समेत इसके विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नासा की एक नए अध्ययन ने टकराव के पाठ्यक्रमों पर बौनी आकाशगंगाओं में सुपर मैसिव ब्लैक होल के 2 जोड़े को ट्रैक किया है। इस तरह की आसन्न मुठभेड़ का यह पहला सबूत है।
जो वैज्ञानिकों को प्रारंभिक ब्रह्मांड में ब्लैक होल के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ब्लैक होल और बॉनी आकाशगंगाओं के विलय का विवरण हमारे मिल्की वे के अपने अतीत के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। और अब बढ़ते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों की ओर। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 रन से हराकर ICC महिला T20 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। 173 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम ने 8 विकेट गंवाकर 167 रन पर ही सिमट गई। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया लगातार 7वीं बार ICC महिला T20 विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर 2-0 की बढ़त बना ली है। 115 रनों के लक्ष्य को भारत ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस साल होने वाले IPL के 16वें सीजन के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। IPL 2023 की शुरुआत 31 मार्च से हो रही है। सीजन का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। IPL में हिस्सा लेने वाली सभी टीमें लीग राउंड में कुल 14 मैच खेलेंगी। सभी टीमें कुल 14 में से 7 मैच अपने घरेलू मैदान पर खेलेंगी। अंत में खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ब्राजील में कुदरत कहर बरपा रही है। भारी बारिश से उत्तर पूर्वी ब्राजील में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 4000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल हुआ पूरा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ शांति प्रस्ताव। रूस ने दुश्मनी समाप्त करने और सेना वापस लेने का किया आह्वान। 141 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 7 सदस्यों ने इसका विरोध किया। भारत सहित 32 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक में अध्यक्ष की भूमिका के लिए मास्टर कार्ड के पूर्व CEO अजय सिंह बंगा को नामित किया, जो इस पद पर नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। अजय बंगा अभी प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।